नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार। कहा जाता है कि किसी देश में अगर व्यक्तियों को यानी कि अगर किसी देश के व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना है तो उस देश के नागरिकों को उनका मौलिक अधिकार मिलना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि उनका मौलिक अधिकार मिलना बहुत ज़रूरी है। ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं ये हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और साथ साथ यह भी बताते हैं कि हमको किस प्रकार के अधिकार मिले हैं और किस प्रकार की हमारी आज़ादी है, किस प्रकार की हमारी आज़ादी सीमित है। यानी कि हमें कहाँ तक की आज़ादी मिली है, कहाँ तक की आज़ादी नहीं मिली है, इसके आगे नहीं जा सकते, यहाँ तक जा सकते हैं। तो खैर छोड़िए, ये सब हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि मूल अधिकार की डिफिनेशन क्या है। तो हम बात करें मूल अधिकार का स्रोत, तो इसका स्रोत जो है वो अमेरिका के संविधान से इसका स्रोत लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इसका स्रोत अमेरिका के संविधान से इसका स्रोत लिया गया है और इसे जो जगह दी गई है वो भाग 3 में मौलिक अधिकार की जगह दी गई है। कहाँ दी गई है? भाग 3 में मौलिक अधिकार की जगह अनुच्छेद 12 से 35 तक दी गई है और उसमें कहा गया कि हमारे नागरिकों को, हमारे व्यक्तियों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हैं। उन मौलिक अधिकारों को हम एक एक करके देखेंगे। उसके पहले एक पॉइंट आपको बता दें कि याद रखना है, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 मूल अधिकार, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो दोस्तों, हम चलेंगे अपने मौलिक अधिकार की ओर। दोस्तों, हमें या हमारे नागरिकों को, हमारे व्यक्तियों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहाँ से? अनुच्छेद 14 से 18 तक। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में रखना है, 5 अनुच्छेद में है। 14, 15, 16, 17, 18, 4 नहीं 5 ध्यान रखना। 14, 4, 18 नहीं, 5 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हमारी किस प्रकार की स्वतंत्रता होगी उस सब के बारे में हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 19, 21, 22 यानी कि 3 अनुच्छेद हमें स्वतंत्रता का अधिकार बताते हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25, 26, 27, 28 यानी कि 4 अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। अगला है शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29, 30 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 32 या प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसी के तहत हमें अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा मिली हुई है। यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और एक और हमारा मौलिक अधिकार पहले था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया और वहाँ एक लीगल राइट यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हमारा संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है, ध्यान रखना है आप लोगों को। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहेगा इसमें से कौन सा हमारा मूल अधिकार नहीं है, या पूछ लेगा कौन सा हमारा कानूनी अधिकार है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना, ये हमारा संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ये हमारा कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो 15 से 32 तक हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। 12 से 35 तक है, लेकिन 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है और अनुच्छेद 13 में जो है वो मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच बताया गया अनुच्छेद 13 को। यानी कि किस प्रकार के हमारे अगर मौलिक अधिकारों का कोई हनन होता है
यानी कि अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई अगर संसद जो है सख्ती बनाती यानी कि कानून बनाती है तो हम अनुच्छेद 13 में इसी सब का प्रावधान किया गया है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है, हम लोग मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार 14 से 35 तक हैं हमारे, 12-13 बाद में पढ़ेंगे। पहले 14 से 32 या 14 से 35 तक क्लियर कर लेंगे तो 12-13 देखेंगे, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि कौन कौन से अधिकार हमारे नागरिकों को मिले हैं, यानी कि व्यक्तियों को मिले हैं, कौन कौन सिर्फ अब नागरिकों को मिले हैं। नागरिक व्यक्तियों में सिर्फ भारतीय नागरिक आएंगे और नागरिकों में नागरिक और अनागरिक दोनों आ जाएंगे, यानी कि देश के भी आ जाएंगे और विदेश के लोग भी आ जाएंगे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान में रखना है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। किसे? सिर्फ भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। और जो अनुच्छेद 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 है, ये हमारे नागरिक और अनागरिक दोनों को मिले हैं, यानी कि विदेशी को भी मिला है, देश में रहने वाले व्यक्तियों को भी मिला है, विदेशियों को भी मिला है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो हमारा मौलिक अधिकार है ये न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कि आप न्यायपालिका द्वारा इसे लागू करा सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट मौलिक अधिकार पे चलेंगे, जो कि है हमारा समानता का अधिकार, जिसका वर्णन जो है प्रावधान जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। और अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता, यानी कि राज्य किसी व्यक्ति को राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि राज्य कहता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होंगे उनके साथ विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अब आप लोगों को अंतर कुछ समझ आ रहा होगा विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण में। यही अंतर को हम आप लोगों को समझाएंगे। विधि के समक्ष समता मतलब कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे, यानी कि कानून सबको एक नज़र से देखेगा। ये नहीं कि वो लंगड़ा है तो उसके साथ दूसरा कानून है, वो सीधा है मतलब उस अगर वो विकलांग है तो दूसरा कानून, वो अगर वो सिंपल है यानी कि उसे कुछ नहीं है तो दूसरा कानून नहीं। कानून सबके सामने एक नज़र से देखेगा, सबको एक नज़र से देखेगा, यानी कि कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे। इसीलिए इसे नकारात्मक प्रकृति का कहा गया है। और यह जो स्रोत है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि के समान जो संरक्षण है उसमें कहता है अगर परिस्थितियां समान हैं तो कानून समान होगा, यानी कि अगर परिस्थिति समान है तो कानून समान होगा, लेकिन यदि परिस्थितियां अलग हैं तो कानून भी अलग होगा। इसीलिए इसे सकारात्मक प्रकृति का कहा जाता है, यानी सकारात्मक प्रकृति का कहा जाता है। और यह स्रोत जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है विधि के समान संरक्षण जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो हम अपने अगले अनुच्छेद पर चलेंगे। दोस्तों आप लोग साथ साथ नोट करिए, चलिए नोट करते चलिए या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ओके, अगला है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है ये भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि राज्य जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, न धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, न किसी को आने जाने पे यहाँ के हाँ तुम इस जात के हो नहीं जा सकते, इस जात के हो नहीं जा सकते हैं, यानी कि ये भेदभाव की मनाही करता है। वही बातें अगले यानी कि अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है राज्य किसी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। आधार क्या क्या है? जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, यानी कि इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, परंतु भाषा और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। क्या कहता है कि राज्य जो है किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा,
परंतु भाषा और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ओके, अगले अनुच्छेद पर चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला है, राज्य तो भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन साथ साथ कोई नागरिक भी किसी के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, और उसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में भी जाने से नहीं रोका जा सकता। किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? वही जो हम अनुच्छेद 15(1) में देखे हैं। क्या था? जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और इन्हीं आधारों पर राज्य जो है किसी नागरिक को सार्वजनिक क्षेत्रों में जाने से नहीं रोक सकता। सार्वजनिक क्षेत्र कौन कौन से होंगे? जैसे हमारा तालाब हो गया, कुआं हो गया, होटलें हो गई, सार्वजनिक भोजनालय हो गए। इन सब में जाने से राज्य किसी को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर नहीं रोक सकता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम अपने अनुच्छेद 15(3) पे चलते हैं। अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर, यानी कि स्त्रियों और बालकों की विशेष स्थिति के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे 2005 में बनाया था घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, बनाया गया था सिर्फ महिलाओं के लिए, यानी कि स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा हमारा, कि हमारे जो है भेदभाव के साथ यानी कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के साथ अभी हम लोगों ने देखा ना कि लिंग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(4) जो है ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया, और कहा गया कि राज्य अपने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं, खास करके जो SC ST के लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह भी अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और यह जब विशेष प्रावधान किया जाएगा तो अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ओके, अगले अनुच्छेद पर चलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(5) जो है ये 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत जोड़ा गया, और कहा गया कि राज्य के निजी शिक्षण संस्थान में भी आरक्षण नीति लागू की जा सकती है। यानी कि राज्य के जो निजी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ भी आरक्षण नीति लागू की जा सकती है। और कहा गया कि शैक्षणिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े व्यक्ति के लोग हैं उनको भी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है। शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति वही हमारे OBC, SC और ST के जो लोग होते हैं उनको भी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है। ओके, अगले अनुच्छेद पर चलें। अगला अनुच्छेद कहता है 15(6) कहता है कि ये जो है 15(6) जो है ये 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को भी आरक्षण दिया जाएगा, खास करके जिनका अभी तक कोई आरक्षण नहीं मिलता था, जो जनरल कैटेगरी के लोग आते थे, इनका अभी तक कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन 2019 के माध्यम से 103वां संविधान संशोधन करके इनको भी आरक्षण दिया जाने लगा। दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले अनुच्छेद पर चलें। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16 जो है ये अवसर की समता या समानता की बात करता है, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समता की बात की गई है। यानी कि लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात की गई है। कहा गया है कि जब राज्य किसी को सरकारी नौकरी देगा तो उसे इन आधारों पर बाहर नहीं करेगा। यानी कि राज्य जो है जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगर वह किसी को सरकारी नौकरी दे रहा है तो इन आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ तक समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। दोस्तों अगले अनुच्छेद पर चलें।
अगला अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 16(1) में क्या प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन किया जाएगा, यानी कि राज्य के अधीन अगर किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियोजन किया जाएगा तो राज्य के सभी नागरिकों को इस नियोजन और नियुक्ति के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी कि राज्य के अधीन किसी भी नागरिक को किसी भी पद पर नियोजन किया जाएगा, यानी कि नियुक्ति की जाएगी, तो इस राज्य जो है सभी नागरिकों के लिए इसका अवसर देगा। ये नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों को, सभी लोगों को अवसर देगा। वही अनुच्छेद 16(2) में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, निवास स्थान, जन्म स्थान, प्रमोशन, उद्भव, वेतन के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन शैक्षणिक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यानी कि राज्य जब किसी को सरकारी नौकरी देगा तो वह शैक्षणिक आधार पर भेदभाव कर सकता है। शैक्षणिक मतलब फिजिकली, या किसी का जैसे यूपी पुलिस देख लीजिए, यूपीएसआई दी, जीडी, मतलब जितनी भी वैकेंसी है शैक्षणिक, मान लीजिए कोई सीना उसका फिट नहीं है, चेस्ट फिट नहीं है, एक जो है उसका कंधा खराब है, हाथ गड़बड़ है, तो जो है राज्य इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 16(3) में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 16(3) जो है, अनुच्छेद 16(3) ये अनुच्छेद 16(1) और 2 का अपवाद है। यानी कि उसमें कहा गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान और शैक्षणिक आधार पर किया जा सकता है। लेकिन इसमें का अनुच्छेद 16(3) का कहता है कि संसद को एक अधिकार है कि किसी राज्य की कुछ सरकारी सेवाओं पर निवास संबंधी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यानी कि कुछ जो है सरकारी राज्य की कुछ सरकारी नौकरियों में निवास संबंधी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, और यह अनुच्छेद 16(1) और 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, यानी कि उसका अपवाद है। अगले अनुच्छेद पर चलें। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। कहता है कि इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य की राय में सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों, यानी कि पिछड़े वर्ग जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें राज्य आरक्षण दे सकता है। यानी कि पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछड़े वर्ग का मतलब जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनको आरक्षण दे सकता है। जैसे पिछड़ा होगा कौन, जो अनुच्छेद 340 में इसमें भारत के राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का अधिकार है, उसी को जो है ये बात कर रहा है। और यह जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, ये इसका गठन पहली बार 29 जनवरी 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया गया था। तो दोस्तों अगले अनुच्छेद पर चलें। अनुच्छेद 16(5). अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(5) कहता है कि यानी कि धार्मिक भेदभाव की अनुमति देता है, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे कि ऐसे संस्थान जो संस्थान धार्मिक और सांप्रदायिक होंगे उनमें जरूरत पड़ने पर धर्म के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, लेकिन धर्म का भेदभाव नहीं माना जाएगा। साफ साफ कहा गया है कि ऐसे संस्थान जो संस्थान धार्मिक और सांप्रदायिक हैं वहाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो धर्म के आधार पर व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन या धर्म का भेदभाव नहीं माना जाएगा। ओके, अगले अनुच्छेद पर चलें। अनुच्छेद 16(6) क्या कहता है। अनुच्छेद 16(6) जो है इसे 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी कि सरकार ने जो आर्थिक रूप से, यानी कि जिसे अभी तक कोई आरक्षण नहीं मिलता था, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, उन्हें भी 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से 10% आरक्षण जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनको भी सरकारी नौकरी में प्रावधान कर दिया गया है। ओके, अगले अनुच्छेद पर चलें। अगला है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। यानी कि इसमें कहा गया है कि किसी प्रकार आचरण करते हुए या तो कोई तोड़ता है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत को कोई तोड़ता है या कोई आचरण करता है तो संसद अनुच्छेद 35 के तहत कानून बनाने सकती है।
यानी कि इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अगर इसका कोई आचरण और जैसे मतलब कोई छुआछूत का भेदभाव करता है या इसका आचरण करता है तो संसद इस पर कानून बना सकती है। और एक अधिनियम बना था अस्पृश्यता अधिनियम 1955, इसके तहत 6 माह की सज़ा और कारावास 500 रुपये अर्थदंड दिया गया है। और जैसे बनाया गया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में बनाया गया कि भारत में फैली कुरीतियों को कैसे रोका जा सके, यानी कि जो अस्पृश्यता का इतना फैला है, यानी छुआछूत इतना फैली हुई है, उसको कैसे रोका जाए। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। उपाधियों के अंत मतलब आपको कोई उपाधि मिलती है तो आप उससे नहीं लगा सकते, विदेश से कोई उपाधि मिलती है तो भी आप नहीं लगा सकते, उससे पहले आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। वही आगे चर्चा करेंगे। आगे क्या कहा गया है? अनुच्छेद 18(1) में कहा गया है कि विद्या से मिली उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं, मिलिट्री से मिली उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं आप, यानी कि विद्या से मिली आपकी कोई उपाधि है तो उसे आप प्रयोग कर सकते हैं, मिलिट्री से मिली कोई उपाधि है तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 18(2) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को विदेशी राज्य से मिली उपाधि धारण करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। यानी कि विदेशी राज्य से अगर कोई उपाधि मिल रही है तो आपको उसे धारण करने से पहले सबसे पहले अपने राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। आप बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ अगर कोई विदेशी नागरिक है, भारत में रह रहा है, भारत में किसी लाभ के पद पर है तो भी, या विश्वास के पद पर है तो भी उस विदेशी नागरिक को उपाधि धारण करने से पहले हमारे राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। यानी कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो चाहे किसी भी पद पर हो, वो कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। और ये भी कहा गया कि चाहे भारतीय नागरिक हो या चाहे विदेशी नागरिक हो, अगर भारत में किसी लाभ के पद पर है तो विदेशी राज्य से कोई उपहार मिलता है, ये कोई भेंट मिलती है, कोई पद मिलता है, कोई उपाधि मिलती है, उपलब्धि मिलती है, तो भी उसे अपनाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। तो दोस्तों कल हम अपने अगले मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे। जो अगला हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम, कल इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो एक बार वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद।